हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए साइंस का जो हम लोगों ने 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वीडियो नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। यानी कि टोटल 400 क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि 5 वीडियो में कवर करवा दूंगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो कवर कर लिया है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, और एक वीडियो में 80 क्वेश्चन है, यानी कि 160 क्वेश्चन को अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। और 5 वीडियो में हम लोग सभी 400 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। आज हमारा यह तीसरा वीडियो है, यानी कि आज हम लोग पूरे 240 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और ये कितनी होती है तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखिए, अगर आंसर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट में दे करके बताते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, दाढ़ी बनाने में, उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, और आंख कान नाक गले के जो डॉक्टर हैं ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और गाड़ियों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो कल ही मैंने बताया था कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, c/2 होता है, यानी कि आधी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अभी मैंने बताया आपको किसका, उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता इसको डायोप्टर में जो है व्यक्त किया जाता है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। और पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। और मैंने कई बार बताया कि जो ये f है ना, फोकस दूरी, हमेशा मीटर में होता है। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या निकालना है, लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f। f कितना है, 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20/100 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5d हो जाएगा प्लस 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो ये प्लस में रहेगा, और अगर अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में रहेगा, -5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका +5 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्नेल के नियम अनुसार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्नेल का नियम जो होता है, ध्यान से सुन लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी कि कितना हो जाएगा, ये नियतांक है, इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उसके बाद देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि नाक कान गला दांत, इस सब के डॉक्टर जो हैं ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। आपको यहाँ पर N निकालना है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q एक कूलम्ब का रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा 6 गुना 10 के पावर 18, तो आप इस तरह से भी ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स वाला जो है हटा दिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन आपको ये एडजेक्ट याद रखना है।
उसके बाद देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बदलता है, तभी शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है धारा का मान, तो बहुत अधिक बदलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक और इसी प्रकार का प्रश्न मिलेगा, ठीक यही प्रश्न है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, तो एक ऑप्शन में उस तरह से भी मिलेगा आपको कि विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, बढ़ जाता है, इस तरह से मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने मॉडल टेस्ट नंबर 8 आज कवर किया हुआ है। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करते हैं मॉडल टेस्ट में। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज करवा रहा हूँ, हिस्ट्री करवा दिया हूँ, ज्योग्राफी करवा दिया हूँ, 2010 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन, ठीक है। अभी मद्य निषेध का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनको मैं कवर करवा रहा हूँ। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर बात करें हम तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद बात करें तो मीथेन है, ओजोन है और जलवाष्प है। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अब देखिए अपसारी लेंस मतलब किरणों को फैला देता है, ठीक है, ये कहा जाता है कॉनकेव लेंस को यानी कि अवतल लेंस को, और अभिसारी लेंस, ठीक है, यानी कि सिकुड़ देता है ये किरणों को, ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह उत्तल लेंस है, तो सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहा है क्योंकि ये सेट है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास 10th का मैं आपको बताया था कि 10वें पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं, तो ये सेट है, इसीलिए कोई कोई प्रश्न आपको रिपीट मिलेगा। तो देखिए पुतली का साइज नियंत्रित कौन करता है, तो यह आइरिस करता है। आँखों का रंग जो है आइरिस का रंग होता है, और यह रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि परितारिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कल भी शायद हम लोगों ने कवर किया था कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था 50 हर्ट्ज, ठीक है। 220 वोल्ट AC सप्लाई दिया जाता है घरों में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन तार का रंग जो होता है ये काला होता है। हरा रंग जो होता है ये ग्राउंडिंग के लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है, और लाल रंग जो है ये विद्युतमय तार होता है, यानी कि लाइव तार होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि LPG का मुख्य अवयव कौन सा है, तो LPG का मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें मेल नहीं पाया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। ZnCuSO4 यहाँ पर देखिए क्या किया है कि ये जो जिंक जो है ना ये कॉपर को यानी कि क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया है। जिंक जो है फ्रेंड्स यह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मैं कंटिन्यू आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जितना संभव हो पा रहा है मैं मटेरियल आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। देखिए श्वसन जो है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, यह कभी अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है, तो देखिए यह अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो यह एक उदासीनीकरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको संक्षारण कहा जाता है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा CaCO3, ठीक है फ्रेंड्स, CaCO3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है, ध्यान रखेंगे लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो फ्रेंड्स यह निकाला जाता है किससे, तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का या फिर क्लोरीन का। तो यहाँ पर देखिए विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा गया है
OH का होल 2 के जलीय विलयन का निम्नांकित में से उपयोग होता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, यानी कि यह एक एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो कल मैंने बताया था कि स्टेनलेस स्टील जो है यह किसका किसका मिश्र धातु है, तो लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन का। तो यहाँ देखिए लोहा दिया गया है, ठीक है। सीनेबार किसका एस्क है, तो सीनेबार जो होता है यह पारा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल का इसमें से क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये किसका अभिक्रियाशील मूलक है, तो ये जो है फ्रेंड्स अल्डिहाइड का है। उसके बाद देखिए ये वाला जो मूलक है ये किसका है, तो फ्रेंड्स ये वाला कीटोन का है, ये सब ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो है किसका है, तो फ्रेंड्स यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड ये फॉर्मूला है, जल के साथ अभिक्रिया करके यह एसिटिलीन गैस देता है, यानी कि एथाइन देगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। अच्छा, वर्ग की संख्या कितनी है ज़रा आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक एसिड, सिरका में कौन सा, तो एसेटिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद देखिए किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स जिप्सम को गर्म करने पर, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम है ये है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है यह उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और संतुलन शरीर का बनाने के लिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 1 किलोवाट तुल्य है, ये क्वेश्चन कल भी हमने कवर किया था, ये वाला भी किया था। तो ये कितना हो जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 10 जूल। उसके बाद देखिए मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, तो ये कितना होता है, देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए रक्त में आयरन की कमी होने से होने वाला एक रोग कौन सा है, तो यह फ्रेंड्स एनीमिया होता है, ठीक है। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन जो है, यानी कि आपसे इसमें पुरुष जनन हार्मोन पूछा जा रहा है, पुरुष लिंग हार्मोन पूछा जा रहा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद एस्ट्रोजन, और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, यह मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है, तो पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए वृद्धि हार्मोन कहा इससे स्रावित होता है। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को कहते हैं, तो इसको ड्यूरामीटर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो इसमें से जो रोग नहीं है वो आपका टाइफाइड नहीं है, लैंगिक जनन संचारित रोग। बाकी एड्स, सिल्फिस और गोनोरिया यह लैंगिक जनक संचारित रोग होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है लिंग क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जोहानसन ने, यहाँ जॉनसन दिया गया है, जोहानसन होगा, जोहानसन, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा इस तरह से, जोहानसन। उसके बाद देखिएगा उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो यह चार्ल्स डार्विन है। उसके बाद देखिएगा कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, मुख्य रूप से जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद देखिए अमृता देवी बिश्नोई, यहाँ बिश्नोई बना लीजिएगा, ये सभी थोड़ा सा एरर हुआ है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फ्रेंड्स यह दिया जाता है जैव संरक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, देखिए मैंने यही बात कर रहा था कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हृदय में रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है, तो देखिए संपूर्ण शरीर में पंप करता है बायां निलय, यहाँ निलय दिया गया है, ठीक है। और दायां निलय जो है यह भी पंप करता है
लेकिन रक्त को फेफड़ा में यह पंप करता है और संपूर्ण शरीर में बायां निलय करता है। तो निलय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुरज्जु की रक्षा जो है यह रीढ़ की हड्डी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कौन करता है, तो रीढ़ की हड्डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? देखिए फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं ये 3 प्रकार की होती है। एक है एक ध्रुवी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद द्विध्रुवी, ठीक है, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी। ठीक है, बहुध्रुवी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पराग कोश में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पराग कोश जो होता है ना, यह पुष्प का नर जनन अंग है, यानी कि पुंकेसर का यह हिस्सा है। ठीक है, इसमें परागकण और तंतु दोनों पाया जाता है। तो देखिए बी भी सही आंसर हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। परागकण भी इसमें पाया जाता है परागकोश में, और तंतु भी पाया जाता है। क्लियर? अंडप जो है, अंडप ये नहीं पाया जाता, अंडाशय जो है ये नहीं पाया जाता है आपका परागकोश में, क्योंकि यह मादा पुष्प का जो मादा भाग है उसमें पाया जाता है। तो पुष्प का जो नर जनन भाग है उसको पुंकेसर कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फूल का नर जनन अंग, तो ये पुंकेसर कहलाता है, और स्त्री केसर जो है यह मादा जनन अंग है। उसके बाद देखिए शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो सही आंसर इसका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम किस प्रजनन विधि को अपनाता है? प्लाज्मोडियम जो है यह अपनाता है विखंडन विधि को। उसके बाद देखिएगा कि पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं। देखिए आ गया ना कि पराग पुंकेसर में होता है परागकण। तो परागकण जो होता है पुंकेसर के किस भाग में परागकण होता है, ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका परागकोश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाता है अंडाशय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मानव में लक्षणों की वंशानुगति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने? जोहान मेंडल ने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। इनको जो है आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो अंडाणु जो है यह कहाँ निषेचित होता है? तो इसमें से अंडवाहिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पाइरोगाइरा किस प्रजनन विधि को अपनाता है? तो एस्पाइरोगोरा जो है ये किस विधि का? तो ये खंडन विधि का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये जो पुनरुद्भवन जो है इसके द्वारा कौन करता है? तो इसके द्वारा जो है प्लेनेरिया और हाइड्रा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम का 11 होता है। ठीक है, 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है? तो इसमें ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अक्रिय तत्व कौन सा है इसमें से? इसमें से हीलियम जो है यह अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह हो जाएगा आपका ये वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये क्या बताया था मैंने? इसका अल्डिहाइड बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेंजीन का अणुसूत्र, तो C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, तो H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता जो है ये 4 हो जाएगी। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पीरियड की बात की जा रही है, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डोबराइन के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं? कल ही मैंने बताया था, इसको क्या कहा जाता है? त्रिक का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है यह कैसा तत्व है? तो फ्रेंड्स यह अक्रिय है। अभी हम लोगों ने देखा है KWH किलोवाट आवर जो है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो यह ऊर्जा का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए 1 किलोवाट होता है, तो ये 1000 वाट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। कल मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ये टेस्ला बना लीजिएगा, टी से इसको डिनोट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये क्या था, मैक्सवेल ने। किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। और इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। कॉर्क स्क्रू नियम भी इसको कहा जाता है मैक्सवेल का। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की थी, वैद्युत चुंबकीय। तो यह किसने किया था फ्रेंड्स, यह किया था माइकल फैराडे ने। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी कि दायां हाथ नियम लागू होता है। तो दायां हाथ नियम जो है यह है क्या होता है, तो देखिए एक जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है और मोटर में बायां हाथ का नियम लागू होता है। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत जनित्र में, विद्युत जनित्र लिखा गया है ये। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति तो अभी मैंने बताया था 50 हर्ट्ज इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त, अब ये बायां हाथ का नियम, अंगुष्ठ किसकी दिशा को संकेत करती है। तो ये अंगुष्ठ जो है, अंगूठा जो है बाएं हाथ के नियम में ये बल की दिशा की ओर संकेत करती है और दायां हाथ के नियम में अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू होता है। तो अभी मैंने बताया था दायां हाथ नियम जनित्र में, जनरेटर में, और ये बाएं हाथ नियम जो होता है ये मोटर में लागू होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।